साथियों नमस्कार। दोस्तों हिंदी टीजीटी पीजीटी के कुल 125 चुने हुए प्रश्नों के साथ पहला मॉडल पेपर आप लोगों के सामने है। और इस पहले मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है कि केशोदास को कोर्ट का कवि किसने कहा। चार विकल्प हैं: विजयपाल सिंह, नाभादास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित राम स्वरूप चतुर्वेदी। दोस्तों इन चार विकल्पों में देखा जाए तो पहले विकल्प के रूप में विजयपाल सिंह का नाम है। विजयपाल सिंह ने ही केशवदास को कोर्ट का कवि कहा। दूसरा प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को अज्ञेय नाम किसने दिया। मुक्तिबोध ने, नागार्जुन ने, जैनेन्द्र ने, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय नाम देने वाले हैं कथाकार जैनेन्द्र। तीसरे विकल्प के रूप में कथाकार जैनेन्द्र सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अज्ञेय उपनाम देते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। उपन्यास सम्राट की संज्ञा प्रेमचंद को किसने दी। दया नारायण निगम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, डॉक्टर भयानी। दोस्तों इन चार विकल्पों में तीसरा विकल्प है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इन्होंने ही प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय बंगला भाषा के साहित्यकार थे और दया नारायण निगम ये जो पहले विकल्प के रूप में रखे गए हैं, इन्होंने नवाब राय का नाम प्रेमचंद रखा। आप जानते हैं कि प्रेमचंद का पूर्व का नाम नवाब राय था, तो प्रेमचंद नाम जो है दया नारायण निगम का दिया हुआ है। और उपन्यास सम्राट ये जो पदवी है ये शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने, जो कि बंगला साहित्यकार हैं, इन्होंने दिया था। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार हैं रहीम, तुलसीदास, नाभादास और सूरदास। चार विकल्प हैं दोस्तों। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत अस होए, इस पंक्ति के रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास। और दूसरी पंक्ति इसकी है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, इस पंक्ति के रचयिता हैं रहीम। यानी एक ही दोहे को रहीम और तुलसी दोनों ने मिलकर रचा। तो पहली पंक्ति के रचनाकार तुलसी और दूसरी पंक्ति के रहीम हैं। अगला प्रश्न है कि राउल वेल में हिंदी की कुल कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। राउल बेल में हिंदी की कुल कितनी बोलियों के शब्द मिलते हैं। 6 बोलियों के, 8 बोलियों के, 7 बोलियों के या 5 बोलियों के। दोस्तों राउल बेल बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है आदिकाल की। इसमें कुल 7 बोलियों के शब्द देखने को मिलते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। साधारणीकरण, अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की। भट्टनायक ने, भट्टलोल्लट ने, अभिनव गुप्त ने या आचार्य विश्वनाथ ने। दोस्तों साधारणीकरण की जो अवधारणा है इसको सबसे पहले प्रस्तुत करने वाले भट्टनायक हैं। पहला विकल्प सही है। सातवां प्रश्न है कि आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं। आत्मनिरीक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके लेखक हैं यशपाल, सेठ गोविंद दास, रामविलास शर्मा, शिवपूजन सहाय। दोस्तों आत्मनिरीक्षण के लेखक हैं सेठ गोविंद दास, दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है कि गुलाम नबी उपनाम किसका था। ज्ञानदीप का, रहीम का, रसलीन का, कुतुबन का। दोस्तों उपनाम पर भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो जितने भी महत्वपूर्ण कवि और लेखक हैं उनके उपनाम या अन्य जो नाम उनके प्रचलित हैं या किसी दूसरे नाम से जो जब वो पहले लिखते थे, तो ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि गुलाम नबी किसका उपनाम था। तो दोस्तों रसलीन, इनका उपनाम गुलाम नबी था। अगला प्रश्न कि विष्णु प्रभाकर के किस उपन्यास में स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण देखने को मिलता है। स्वप्नमयी, तट के बंधन, ढलती राग, अर्धनारीश्वर।
दोस्तों अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर का बड़ा चर्चित उपन्यास है और अर्धनारीश्वर नाम से एक निबंध विधा की रचना दिनकर जी की भी है। तो अर्धनारीश्वर नाम से दो रचनाएं देखने को मिलती हैं, एक विष्णु प्रभाकर की और एक दिनकर की। तो यहाँ अर्धनारीश्वर जो उपन्यास है इसमें स्त्रियों के बलात्कार एवं यातना का चित्रण देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि पद्मावत में कुल सर्गों की संख्या कितनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न, आसान भी है और बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। पद्मावत में कुल सर्ग कितने? 56, 57, 58, 60। 4 विकल्प में है दोस्तों। पद्मावत में कुल 57 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है कि कामायनी एक पुनर्विचार रचना के लेखक हैं। 4 विकल्प, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नेमिचंद्र जैन। दोस्तों कामायनी एक पुनर्विचार इस रचना के लेखक हैं मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध की बड़ी चर्चित रचना है कामायनी एक पुनर्विचार। छल, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया। छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख करने वाले विद्वान हैं देव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भरत मुनि, रुद्रट। दोस्तों छल संचारी भावों की संख्या कुल 33 बताई गई है। तो छल एक नया संचारी भाव देने वाले देव हैं जो कि रीतिकालीन कवि हैं। देव और बिहारी की तुलना होती है दोस्तों। देव ने ही छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया 33 संचारी भावों के अलावा। अगला बड़ा रोचक प्रश्न है, जोलहा, गहोरा और जूड़र उपबोलियां निम्नलिखित में से किस बोली की हैं? अवधी, हरियाणवी, ब्रज, बघेली। 4 विकल्प दिए गए हैं। पूछ रहा है कि जोलहा, गहोरा और जूड़र उपबोलियां किस बोली के की हैं? तो दोस्तों अवधी सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, अयोध्या इत्यादि जनपदों में जो बोली जाती है अवधी, उसकी उपबोली है जोलहा, गहोरा और जूड़र। महत्वपूर्ण चीज है। अगला प्रश्न है कि नीलकंठ में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय। दोस्तों नीलकंठ में बहुव्रीहि समास है। चूंकि बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है और यहाँ नीलकंठ कहने से अन्य पद यानी भगवान शिव का बोध होता है, इसलिए यहाँ बहुव्रीहि समास है। प्रश्न है कि प्राकृत पैंगलम की टीका लिखने वाले विद्वान हैं हेमचंद्र, सारंगधर, वंशीधर, विद्याधर। 4 विकल्प दिए गए हैं और प्रश्न है कि प्राकृत पैंगलम की टीका किसने लिखी? तो दोस्तों तीसरे विकल्प के रूप में यहाँ वंशीधर का नाम है। वंशीधर ने ही प्राकृत पैंगलम की टीका लिखने का महत् कार्य किया। अगला प्रश्न, कचहरी शब्द का तत्सम है। कचहरी सभी गए होंगे कचहरियों में, तद्भव शब्द है कचहरी। इसका तत्सम है कृत्य गृह, कर्तव्य गृह, कर्म गृह, कृत्यहर्ती। 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि कचहरी शब्द का तत्सम है। पहला विकल्प है दोस्तों कृत्य गृह। कचहरी शब्द का तत्सम रूप है कृत्य गृह, यानी कचहरी, यानी कृत्य गृह से ही कचहरी शब्द का निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है कि नाभादास का उपनाम नारायण दास बताने वाले विद्वान हैं डॉक्टर वुलहर, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, शिव सिंह सेंगर। दोस्तों नाभादास, भक्तमाल के रचयिता नाभादास भक्तमाल लिखने के कारण ये प्रसिद्ध हुए। इनका उपनाम नारायण दास बताया जा रहा है। किस विद्वान के द्वारा? दूसरे विकल्प के रूप में है जॉर्ज ग्रियर्सन, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने ही नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहने वाले विद्वान हैं। दोस्तों तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहा जाता है, अनुप्रास का बादशाह कहा जाता है।
उत्प्रेक्षा का बादशाह कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहने वाले, यानी अनुप्रास अलंकार भी तुलसी की लेखनी अनुप्रास अलंकार पर भी चली है। तो अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? 4 विकल्प हैं, लाला भगवान दीन, डॉक्टर उदय भानु सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह। दोस्तों आप जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत महत्व दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह कहा। 19वां प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी मानी जाती है। जयशंकर प्रसाद, छायावाद के सुदृढ़ स्तंभ, सालवती, छाया, ग्राम, आधी। दोस्तों जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी, पहला विकल्प है सालवती। सालवती मानी जाती है, सालवती इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। ग्राम इनकी प्रथम कहानी मानी जाती है और छाया इनका प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है। अब देखिए इस चारों विकल्पों में 3 प्रश्न यहीं तैयार हो गए आपके। सालवती इनकी अंतिम कहानी मानी जाती है, छाया इनका पहला कहानी संग्रह और छाया पूरे हिंदी साहित्य का पहला कहानी संग्रह माना जाता है और ग्राम इनका उनकी पहली कहानी मानी जाती है, यानी छाया के अंतर्गत पहली कहानी है। 20वां प्रश्न है कि अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को उनके संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1978 ईस्वी, 1995 ईस्वी, 1992 ईस्वी, 2009 ईस्वी। दोस्तों अमरकांत, इलाहाबाद में इनका अंतिम समय बीता। जोंक और जानवर इन सारी रचनाओं के लेखक अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल, इन दोनों लोगों को इनके संपूर्ण साहित्य पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 ईस्वी में प्राप्त होता है। 2009, चौथा विकल्प। अगला प्रश्न है कि काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति कहने वाले विद्वान हैं? क्षेमेंद्र, विद्याधर, राजशेखर, वाग्भट्ट। दोस्तों बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, काव्यम विशिष्ट शब्दार्थ साहित्य सदलंकृति। ये कथन दोस्तों क्षेमेंद्र का है। औचित्य संप्रदाय के जो जनक माने जाते हैं क्षेमेंद्र, ये उन्हीं का सेंटेंस है। अगला प्रश्न है कि सगुन अलंकारण सहित दोष रहित जो होई, शब्दवर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार हैं चिंतामणि, केशवदास, देव, श्रीपति। दोस्तों सगुन अलंकारण सहित दोष रहित जो होई, शब्दवर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई, इस पंक्ति के रचनाकार हैं चिंतामणि। चिंतामणि। अगला प्रश्न है कि हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन किसने किया? घनश्याम दास वेल्ला ने, आचार्य रामचंद्र शर्मा ने, माफ कीजिए आचार्य श्री राम शर्मा ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, सुंदरलाल त्रिपाठी ने। दोस्तों हिंदी में डायरी विधा, सेवाग्राम की डायरी नाम से आचार्य श्री राम शर्मा इसका शुभारंभ करते हैं। तो दूसरा विकल्प आचार्य श्री राम शर्मा, इन्होंने ही हिंदी में डायरी विधा का प्रवर्तन करने का महत् कार्य किया। अगला छंद है कि रोला तथा उल्लाला के योग से बनने वाला छंद है। बहुत बार यह भी पूछा गया है, रोला और उल्लाला के योग से बनने वाला छंद। बरवे, शार्दूल विक्रीडित, छप्पे और कुंडलिया। तीसरा विकल्प है दोस्तों छप्पे। छप्पे जो है ये रोला और उल्लाला के योग से बनने वाला छंद है। अगला प्रश्न है कि क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? समासोक्ति, अर्थांतर न्यास, निदर्शना, अन्योक्ति। बहुत ही चर्चित पंक्ति है दोस्तों। क्षमा शोभिती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। दोस्तों चौथा विकल्प है अन्योक्ति अलंकार। तो इस पंक्ति में अन्योक्ति अलंकार है। अगला है कि
वल्लभाचार्य किसके समकालीन थे? अकबर के, शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के, सिकंदर लोदी व बाबर के, या औरंगजेब के? दोस्तों, वल्लभाचार्य सिकंदर लोदी व बाबर के समकालीन थे और यही समय सूरदास का भी था। कहा जाता है कि सूरदास और वल्लभाचार्य मात्र 10 दिन का अंतर था दोनों की आयु में। भले वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे, मात्र 10 दिन बड़े थे, ऐसा वार्ता ग्रंथों में मिलता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास में मात्र 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है? दोस्तों, देखा जाए तो उपन्यास विधा जो होती है उसमें जीवन का विविध पक्ष चित्रित होता है, लेकिन यह अद्भुत उपन्यास है जिसमें मात्र 24 घंटे की ही कहानी वर्णित है, लेकिन है उपन्यास। अगला वो 4 विकल्प इसमें है कि कंदिल और कुहासे, चांदनी के खंडहर, सोया हुआ जल और काली आंधी। इन 4 विकल्पों में दोस्तों दूसरा विकल्प है चांदनी के खंडहर। चांदनी के खंडहर ऐसा उपन्यास है जिसमें मात्र 24 घंटे की कथा प्रस्तुत की गई है। अगला है श्रीमान गरगज सिंह वर्मा उपनाम से किस कवि को जाना जाता है? पांडेवेचन शर्मा उग्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बाल मुकुंद गुप्त व नाथूराम शर्मा। 4 विकल्पों में दोस्तों श्रीमान गरगज सिंह वर्मा उपनाम से जाने जाने वाले कवि हैं हमारे निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कई नाम इनके हैं और इनके निराले भाव को ही देख के लोगों ने इनका नाम है निराला रख दिया था। अगला प्रश्न है कि कृष्णा सोबती को उनकी कृति जिंदगी नामा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? कृष्णा सोबती की बहुत चर्चित रचना है जिंदगी नामा, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी कब मिला? 1980 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1982, 1990। 4 विकल्प दिए गए हैं। कृष्णा सोबती को जिंदगी नामा पर 1980 ईस्वी में साहित्य अकादमी सम्मान मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्ध है? ये शुद्ध अशुद्ध कथन भी बहुत पूछता है। वह बिल्कुल भी नहीं बात करना चाहती थी, वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, वह बिल्कुल भी बात करना ही नहीं चाहती थी। 4 विकल्प हैं और देखने में सरसरे तौर पर 4 के चारों सही लगते हैं, लेकिन इनमें एक कथन शुद्ध है, बाकी 3 कथन अशुद्ध हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो वह बिल्कुल बात करना नहीं चाहती थी, ये कथन शुद्ध है, बाकी ये तीनों अशुद्ध हैं। क्योंकि बिल्कुल शब्द के बाद भी लगाना ये उचित नहीं है, इसलिए ये तीसरा विकल्प सही है, बाकी सारे विकल्प गलत हैं। अस्मद शब्द का द्वितीय द्विवचन का रूप है मां, न, नौ, में। दोस्तों, अस्मद, युष्मद, राम, बालक और जगत, सरिता, इन सारे रूपों को आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे ऐसे शब्द रूप हैं कि जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अस्मद युष्मद भी बहुत पूछता है। तो अस्मद शब्द का द्वितीय द्विवचन का रूप मां, न, नौ, में। तो दोस्तों, अहम आवाम वयम, माम, मा, आवाम, नौ, अस्मान, न, यानी द्वितीय द्विवचन नौ है। माम, मा, आवाम, नौ, अस्मान, न, यानी तीसरा विकल्प ये सही है। अगला प्रश्न है कि चींटी के पर लगना या निकलना मुहावरे का अर्थ है छोटा होकर बड़ा काम करना, विनाश के लक्षण प्रकट होना, अधिक साहस दिखाना, विकास करना। दोस्तों, चींटी के पर निकलना या चींटी के पर लगना, इस मुहावरे का अर्थ होता है विनाश के लक्षण प्रकट होना। अब देखिए, ये बरसात का समय चल रहा है और गांव देहात में तो अक्सर शाम के समय जब बरसात होती है दिन में, तो शाम के समय चींटियों के पर निकल आते हैं और चींटे, चींटियां ये सब उड़ने लगते हैं। तो जब उड़ने लगते हैं उनके पर निकल आते हैं, जहां बल्ब वगैरह रहता है वहां चारों तरफ मंडराते हैं और उनका विनाश हो जाता है, अंत हो जाता है। तो उसी पर आधारित ये मुहावरा ही है चींटी के पर लगना। इसका अर्थ ही है विनाश के लक्षण प्रकट होना,
यानी पर निकल आए अगर चींटा या चींटी के, तो विनाश का लक्षण उसका दिखने लगा, वो मरने वाला है। अगला प्रश्न है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। कविता की बहुत चर्चित परिभाषा, ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र। दोस्तों, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, ये कविता की परिभाषा छायावाद के जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, सुमित्रा नंदन पंत, ये उन्हीं की परिभाषा है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से महाप्राण ध्वनि है? घ, क, न, ल। 4 विकल्प दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि महाप्राण ध्वनि कौन सी है। तो दोस्तों, पहले विकल्प के रूप में है घ, ये महाप्राण ध्वनि है। चूंकि महाप्राण ध्वनियां जो होती हैं वो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होती हैं, दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण। तो यहाँ क, ख, ग, घ ये चौथा वर्ण है, तो इसलिए ये महाप्राण ध्वनि है। वर्ग का पहला तीसरा जो है ये अल्प प्राण होता है और दूसरा चौथा महाप्राण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित बोलियों को उनके नामकरण कर्ता के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ कर्ता पूरा लिख दिया गया है, कर्ता ऐसे लिखा जाना था। नामकरण कर्ता, बोलियों के नाम दिए गए हैं और उनका नामकरण किसने किया, आगे उनका दिया गया है। कौरवी, बांकीदास, डिंगल, राहुल सांकृत्यायन, बिहारी, रेमंड, भोजपुरी, ग्रियर्सन। लेकिन ये विकल्प असंगत हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो कौरवी नाम खड़ी बोली का नाम है, इसको देने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन। डिंगल पिंगल भाषा बड़ी प्रसिद्ध है, तो डिंगल नाम देने वाले बांकीदास हैं। बिहारी हिंदी ये नाम जॉर्ज ग्रियर्सन का दिया हुआ है और भोजपुरी नाम रेमंड का दिया हुआ है। तो ये 4 जो बोलियां हैं, इनके नामकरणकर्ता इस प्रकार हैं दोस्तों। या भाई, इसमें से देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रश्न तैयार हो सकते हैं, अलग से भी पूछ सकता है। बिहारी हिंदी नाम किसका दिया हुआ है, या डिंगल नाम किसका दिया हुआ है, कौरवी नाम किसका दिया हुआ है, या घुमा के चाहे जैसे पूछ सकता है। राहुल सांकृत्यायन का दिया हुआ नाम कौन सा है, रेमंड का या ग्रियर्सन का दिया हुआ नाम कौन सा है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि रूपांतर के आधार पर शब्दों के कुल कितने भेद होते हैं? रूपांतर के आधार पर 2 भेद, 4 भेद, 5 भेद, 12 भेद। दोस्तों, रूपांतर के आधार पर शब्दों के कुल 2 भेद होते हैं, एक विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। 37वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहते हैं और अपभ्रंश का व्यास किसको कहते हैं। 4 विकल्प हैं, पुष्पदंत, स्वयंभू, धनपाल, शालिभद्र, सूर्य। ये दूसरा विकल्प है दोस्तों, स्वयंभू। इन्हीं को अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। 38वां प्रश्न, वयम रक्षामः, बहुत बार परीक्षाओं में यह भी पूछा गया है। वयम रक्षामः के लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, फणीश्वर नाथ रेणु, नागार्जुन, जैनेन्द्र। दोस्तों, वयम रक्षामः बड़ी चर्चित रचना है, इसके रचयिता हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। 39वां प्रश्न है कि तुलसी की किस रचना में काशी में फैली तत्कालीन महामारी का वर्णन देखने को मिलता है? दोस्तों, कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो तुलसी की तमाम रचनाओं में ये चीज लागू होती हैं। पूछ रहा है कि तुलसी की किस रचना में काशी में फैली हुई तत्कालीन महामारी का वर्णन देखने को मिलता है? कवितावली, रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका। 4 विकल्प हैं और 4 विकल्पों में पहला विकल्प कवितावली, जो कि ब्रज भाषा में रचित है, कवितावली में ही काशी में फैली तत्कालीन महामारी का चित्रण देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 40, वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे? नारद मुनि, विष्णु स्वामी, यादव प्रकाश, निम्बारकाचार्य। दोस्तों, वल्लभाचार्य किसके गुरु थे?
सूरदास के। लेकिन यहां पूछ रहा है कि वल्लभाचार्य के गुरु कौन थे, तो विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य के गुरु थे, वल्लभ संप्रदाय के। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल कितने कवियों को शामिल किया? 4943, 1003, 952, 768। दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कुल 952 कवियों को शामिल किया। बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है इनका, 952 कवि। अगला, झुनिया उपन्यास के लेखक हैं मिथिलेश्वर, प्रेमचंद, कमलेश्वर, वीरेंद्र जैन। दोस्तों झुनिया एक उपन्यास है, इसके लेखक का नाम पूछ रहा है। 4 विकल्प हैं और चारों विकल्पों में मिथिलेश्वर का नाम सबसे पहले है और मिथिलेश्वर ही झुनिया उपन्यास के लेखक हैं। दोस्तों प्रेमचंद का एक उपन्यास गोदान है, उसमें एक होरी पात्र है और एक स्त्री पात्र है धनिया, तो ये झुनिया है। झुनिया उपन्यास का लेखक पूछ रहा है, तो झुनिया उपन्यास मिथिलेश्वर द्वारा रचित है। 43वां प्रश्न है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में कुल कितने अध्याय हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15 अध्याय, 8 अध्याय, 36 अध्याय, 34 अध्याय। नाट्य शास्त्र जिसको इन्होंने पंचम वेद कहा, इसमें कितने अध्याय हैं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण बनता है। और 36 अध्याय हैं दोस्तों, तीसरा विकल्प जो दिया गया है नाट्य शास्त्र में। अगला बड़ा रोचक प्रश्न है, नदिया के पार फिल्म देखी होगी आप लोगों ने, और बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि नदिया की पार फिल्म जो है ये किसी उपन्यास पर आधारित है। पूछ रहा है कि हिंदी फिल्म नदिया के पार निम्नलिखित में से किस उपन्यास पर केंद्रित है या आधारित है? कोहबर की शर्त, तमस, झूठा सच, जिंदगी नामा। दोस्तों नदिया के पार जो फिल्म है, जो कि जौनपुर में फिल्माई गई है, केराकत में कहा जाता है ऐसा, ये नदिया के पार फिल्म जो है कोहबर की शर्त उपन्यास पर आधारित है, केंद्रित है। 45वां प्रश्न है, हरिगीतिका, उल्लाला और वीर छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? अब देखिए 3 छंद इसमें दिए गए हैं। अब ये प्रश्न आसान भी हो सकता है और कठिन भी हो सकता है। अब इसमें से तीनों में से किसी एक का भी याद होगा तब भी आप पकड़ ले जाएंगे, और 3 का तीनों का नहीं याद है तब तो गड़बड़े है। पूछ रहा है कि हरिगीतिका, उल्लाला और वीर छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, यानी तीनों छंदों में बराबर बराबर मात्राएं पाई जाती हैं। 26, 28, 29 या 30। दूसरा विकल्प है दोस्तों 28। हरिगीतिका में भी 28 मात्राएं होती हैं एक चरण में, उल्लाला में भी 28 मात्राएं होती हैं और वीर छंद में भी 28 मात्राएं मानी गई हैं। 46वां प्रश्न है कि साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा? यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाल कृष्ण भट्ट। दोस्तों साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहने वाले विद्वान हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कर हिंदी साहित्य को परिमार्जित और परिष्कृत करने का काम किया। इन्होंने ही साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष कहा। अगला प्रश्न है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में उक्त कथन किसका है? कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में उक्त कथन किसका है? रामविलास शर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या बाल कृष्ण भट्ट। दोस्तों इन 4 विकल्पों में दूसरा विकल्प राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी का ही कथन है कि कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। अगला प्रश्न है कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा?
शांतिप्रिय द्विवेदी ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने या रामविलास शर्मा ने। दोस्तों, कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहने वाले विद्वान हैं शांतिप्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि रोम्या रोला की पुस्तक ज्यों क्रिस्तोफा का प्रभाव निम्नलिखित में से किस रचना पर देखने को मिलता है? रोम्या रोला की एक पुस्तक है ज्यों क्रिस्तोफा। इसका प्रभाव किस पर देखने को मिलता है? नदी के द्वीप रचना पर, अपने अपने अजनबी, शेखर एक जीवनी, इनमें से किसी पर नहीं। तो दोस्तों, तीसरा विकल्प शेखर एक जीवनी, इस पर रोम्या रोला का प्रभाव देखने को मिलता है। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बोली का क्षेत्र सुल्तानपुर, अयोध्या, इलाहाबाद, लखीमपुर खीरी व उन्नाव है? खड़ी बोली, अवधी, ब्रज या भोजपुरी? इन चार विकल्पों में दोस्तों दूसरा विकल्प जो है अवधी, ये सारे क्षेत्र सुल्तानपुर, अयोध्या, इलाहाबाद, लखीमपुर, उन्नाव, इन सब में अवधी भाषा बोली जाती है। तो ये दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 51, कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार कर लेने का सुझाव देने वाले विद्वान हैं सुनीत कुमार चटर्जी, आचार्य नरेंद्र देव, बाल गंगाधर तिलक, श्याम सुंदर दास। दोस्तों, कतिपय परिवर्तनों के साथ देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को स्वीकार करने का सुझाव देने वाले विद्वान हैं सुनीति कुमार चटर्जी। प्रश्न संख्या 52 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वनाम के रूपांतरण का कारण कौन नहीं है? यानी जो चार इसमें विकल्प दिए गए हैं, इसमें कौन सा विकल्प ऐसा है कि जो सर्वनाम के रूपांतरण का कारण नहीं है? लिंग, पुरुष, वचन और कारक। तो दोस्तों, देखा जाए तो कारक, वचन, पुरुष, ये सब सर्वनाम के रूपांतरण का कारण है। लिंग एक ऐसी चीज है कि जो सर्वनाम के रूपांतरण का कारण नहीं है। अगला प्रश्न है कि रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानने वाले विद्वान हैं दशरथ ओझा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो दोस्तों, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन शब्द से मानने वाले विद्वानों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का पहला नाम आता है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति के गुरु का क्या नाम था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यापति के गुरु, इनका क्या नाम था? सुखानंद, वल्लभाचार्य, हरि मिश्र, विष्णु मिश्र। ये चार विकल्प दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि विद्यापति के गुरु कौन थे? तो दोस्तों, हरि मिश्र विद्यापति के गुरु का जो नाम है, ये हरि मिश्र बताया जाता है। अगला प्रश्न है कि बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किसने रखा था? जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह, पन्ना नरेश खेत सिंह, महाराज जय सिंह, राजा इंद्रजीत सिंह। ये चार विकल्प दिए गए हैं। पूछ रहा है कि बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किसने रखा? तो दोस्तों, पन्ना नरेश खेत सिंह बुद्धिसेन का उपनाम बोधा रखते हैं, खेत सिंह। दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 56, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? कृपाराम को, केशवदास को, चिंतामणि त्रिपाठी को, इनमें से किसी को नहीं। दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि त्रिपाठी को माना है। अगला प्रश्न है कि काव्य की रीति सुकबीन सो, देखी सुनी बहुलीक की बातें, उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता हैं भिखारीदास, पद्माकर, देव, आलम। दोस्तों, ये चार विकल्प दिए गए हैं और पूछ रहा है कि काव्य की रीति
सीखी सुकबीन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें। ये पंक्ति जो है किसकी है? तो इन चार विकल्पों में दोस्तों भिखारी दास, इन्हीं की पंक्ति है। काव्य की रीति, सीखी सुकबीन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि को कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियां प्राप्त थीं? नाथूराम शर्मा शंकर, राय देवी प्रसाद पूर्ण, सत्यनारायण कविरत्न या प्रताप नारायण पुरोहित। ये चार विकल्प दिए गए हैं और कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर, ये सारी उपाधियां निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, ऐसा पूछ रहा है। तो दोस्तों पहला विकल्प है नाथूराम शर्मा शंकर। नाथूराम शर्मा शंकर को ही कविता कामिनी कांत, भारतेंदु प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर, ये सारी उपाधियां प्राप्त थीं। अगला प्रश्न है कि निरालाकृत तुलसीदास में छंदों की कुल संख्या कितनी है? 52, 101, 112, 105। दोस्तों निराला की बहुत चर्चित रचना है तुलसीदास। इस तुलसीदास रचना में कुल छंदों की संख्या 101 है। टोटल 101 छंद हैं तुलसीदास नामक इनकी रचना में। अगला प्रश्न है इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, इस पंक्ति के रचयिता हैं? नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन। तो दोस्तों इन फिरोजी होठों पर बर्बाद मेरी जिंदगी, इस पंक्ति के रचयिता धर्मवीर भारती हैं। चमार हूं मैं, इस काव्य संग्रह के रचयिता, दलित साहित्य की रचना। कंवल भारती, मनसाराम विद्रोही, बिहारी लाल हरित, जयप्रकाश करदम। दोस्तों चमार हूं मैं, इस काव्य संग्रह के रचयिता हैं बिहारी लाल हरित। तीसरा विकल्प बिहारी लाल हरित की रचना है ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हिंदी गद्य का कौन सा रूप सबसे प्राचीन माना गया है? राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य या मैथिली गद्य। तो दोस्तों निम्नलिखित में से हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन जो रूप है वो राजस्थानी गद्य है, यानी पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी भाषा पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली है? सदल मिश्र, इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल, सदा सुखलाल नियाज। तो दोस्तों पूर्वीपन लिए हुए व्यवहारिक खड़ी बोली सदल मिश्र की भाषा को आप कह सकते हैं, यानी पहला विकल्प। अगला प्रश्न है कि हिंदी के पहले समाचार पत्र समाचार सुधा वर्षण का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1851 ईस्वी, 1852 ईस्वी, 1853 ईस्वी या 1854 ईस्वी। तो दोस्तों हिंदी का जो पहला समाचार पत्र है समाचार सुधा वर्षण, इसका प्रकाशन वर्ष देखा जाए तो 1854 ईस्वी, यानी चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति को हिंदी का प्रथम नाटककार मानने वाले विद्वान कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त या डॉक्टर बच्चन सिंह। तो दोस्तों विद्यापति को हिंदी का प्रथम नाटककार मानने वाले गोरक्ष विजय उनका एक नाटक है, उस आधार पर इन्होंने विद्यापति को हिंदी का प्रथम नाटककार माना। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का नाम आता है, इन्होंने ही हिंदी का प्रथम नाटककार विद्यापति को माना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनकी रचना है। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पूर्व जन्म की धारणा पर आधारित है? रंगभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, देवस्थान रहस्य। तो दोस्तों प्रेमचंद का उपन्यास कायाकल्प, नाम से यह स्पष्ट है, कायाकल्प, काया माने शरीर होता है, कायाकल्प ये पूर्व जन्म की धारणा पर आधारित है।
प्रथमम शैलपुत्री च, ये रचना किसकी है? बच्चन सिंह, मायानंद मिश्र, राजकुमार भ्रमर या जयशंकर द्विवेदी? दोस्तों, प्रथमम शैलपुत्री च ये रचना जो है मायानंद मिश्र जी की है। मायानंद मिश्र की बड़ी चर्चित रचना है प्रथमम शैलपुत्री च। 68वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रोफेसर बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 42 अक्षर थे। सिद्ध मातृका लिपि को डॉक्टर बूलर ने न्यूकोड़ीय लिपि नाम दिया, यही लिपि कालांतर में कुटिल नाम से प्रसिद्ध हुई। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ। और चौथा है देवनागरी लिपि आक्षरिक है। तो दोस्तों, देखा जाए तो प्रोफेसर बूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि में 42 अक्षर थे, ये कथन गलत है। 41 अक्षर थे प्रोफेसर बूलर के अनुसार। 69वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्रमशः लुंठित या प्रकंपित और पार्श्विक व्यंजन है? र ल, र व र या ल र? तो दोस्तों, इन चार विकल्पों में क्रमशः लुंठित और पार्श्विक व्यंजन र और ल है। यानी र क्या है? र लुंठित या प्रकंपित व्यंजन माना जाता है और ल पार्श्विक व्यंजन माना जाता है। तो ये पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि नवनाथों में से कौन पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुआ? चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, गोरखनाथ, भरतिहरनाथ? दोस्तों, नवनाथों में पूरन भगत नाम से चर्चित होने वाले नाथ हैं चौरंगीनाथ। चौरंगीनाथ जो हैं ये पूरन भगत नाम से चर्चित हैं, प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रथम अष्टछापी कवि कौन कहा जाता है? कृष्णदास, कुंभनदास, नंददास और सूरदास? तो दोस्तों, कुंभनदास जो सबसे सीनियर थे, सबसे वरिष्ठ थे, यही प्रथम अष्टछापी कवि कहे जाते हैं। तो ये दूसरा विकल्प सही है, कुंभनदास। 72वां प्रश्न है कि संस्कृत, फारसी और हिंदी भाषा मिश्रित खेल कौतुक जातकम नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना करने वाले विद्वान हैं। ध्यान दीजिए प्रश्न पर। संस्कृत, फारसी, हिंदी भाषा मिश्रित यानी खेल कौतुक जातकम जो ज्योतिष ग्रंथ है, ये संस्कृत, फारसी और हिंदी भाषा मिश्रित 3 भाषाओं में लिखा गया है। इसके रचयिता कौन है? नरोत्तम दास, गंग कवि, रहीम दास, सूरदास। दोस्तों, खेल कौतुक जातकम जो ज्योतिष ग्रंथ है, जो संस्कृत, फारसी और हिंदी में लिखा गया, इसके रचनाकार हैं रहीम दास, अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न है कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता, ये कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी का या डॉक्टर नामवर सिंह का? तो दोस्तों, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है और मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है, ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। बड़ा चर्चित कथन है। अगला प्रश्न है कि झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग, इन कविताओं के रचनाकार हैं? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त? झंडे की इज्जत, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग, ये सारी कविताएं किसने लिखी? दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति और जलियांवाला बाग। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की खड़ी बोली और ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? प्रथम आयाम, दीपशिखा, सप्तपर्णा या सांध्य गीत? दोस्तों, महादेवी वर्मा का जो खड़ी बोली और ब्रजभाषा की कविताओं का संकलन है, ये प्रथम आयाम शीर्षक से सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। तो ये पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 76 प्रश्न है कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये कथन किस विद्वान का है? जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी,
रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, ये कथन महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सर्वाधिक प्रसिद्ध है। दोस्तों बहुत ही चर्चित प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम का कौन सा अंक सबसे प्रसिद्ध है। पंचम अंक, चतुर्थ अंक, प्रथम अंक और द्वितीय अंक। तो दोस्तों देखा जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो चौथा अंक है ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, तो ये दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है। डूबते मस्तूल, सोया हुआ जल, यह पथ बंधु था, नदी यशस्वी है। तो दोस्तों देखा जाए तो डूबते मस्तूल, सोया हुआ जल, यह पथ बंधु था, नदी यशस्वी है। इन चार विकल्पों में सोया हुआ जल ये नरेश मेहता का उपन्यास नहीं है। बाकी डूबते मस्तूल, यह पथबंध था, नदी यशस्वी है, ये सारी रचनाएं नरेश मेहता की हैं। प्रश्न संख्या 79, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में आदिवासी समाज का चित्रण है। छत पर अपर्णा, ग्लोबल गांव का देवता, मुन्नी मोबाइल या राग दरबारी। दोस्तों ये चार विकल्प दिए गए हैं और पूछ रहा है कि किस उपन्यास में आदिवासी समाज का वर्णन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ग्लोबल गांव का देवता जो रणेंद्र का उपन्यास है, इसमें आदिवासी समाज का चित्रण देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 80, कवि त्रिलोचन, ये कवि त्रिलोचन लिख दिया गया है। कवि त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों त्रिलोचन जो कि सुल्तानपुर के रहने वाले थे, त्रिलोचन शास्त्री, वासुदेव सिंह इनका मूल नाम था। इनको अवध का किसान कवि किसने कहा। चूंकि सुल्तानपुर के रहने वाले थे तो इसलिए सुल्तानपुर अवध क्षेत्र में आता है। तो अवध का किसान किसने कहा, अयोध्या के बगल भी है अवध, ये सुल्तानपुर, तो इसलिए भी इनको अवध का किसान कहा गया। तो दोस्तों गजानन माधव मुक्तिबोध ने ही त्रिलोचन शास्त्री को अवध का किसान कह के संबोधित किया। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है। सहजता का कवि केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध या शिव मंगल सिंह सुमन। तो दोस्तों सहजता का कवि कहे जाने वाले कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। सतपुड़ा के घने जंगल वाले भवानी प्रसाद मिश्र, इन्हें सहजता का कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, बहुत चर्चित पंक्ति है। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है। किरातार्जुनीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम। तो दोस्तों हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, ये पंक्ति किरातार्जुनीयम से ली गई है। मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ रहता था। रामगिरी पर, चित्रकूट पर, विंध्य पर्वत पर या आम्रगिरी पर। दोस्तों मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष जो है, आप जानते हैं मेघदूतम जो है वो यक्ष यक्षणी का इसमें प्रेम वर्णित है। और मेघदूतम में जो अभिशप्त यक्ष है, जिसको अपनी पत्नी से अलग होने का अभिशाप मिला था, तो अभिशप्त यक्ष जो है वो रामगिरी पर रहता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष रहता कहाँ है, तो रामगिरी पर रहता है। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है। पुलोमा, इसका पर्यायवाची शब्द पार्वती, सची, पुष्पधन्वा, कंज। तो दोस्तों पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है सची। सची जो कि इंद्र की पत्नी कही जाती हैं, और इन्हीं का ये नाम है एक पुलोमा। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। यह वाक्य किस वाक्य भेद के अंतर्गत आता है।
महत्वपूर्ण प्रश्न है कि डॉक्टर ने मरीज को देखा और उसे दवा दी। ये सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या सरल संयुक्त वाक्य है। तो दोस्तों, डॉक्टर ने मरीज को देखा और दवा दी, ये एक संयुक्त वाक्य है। क्योंकि और एक योजक शब्द है और योजक शब्द से ये जुड़ा हुआ वाक्य है, इसलिए ये क्या होगा, ये संयुक्त वाक्य कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। संस्कृत के सूत्रों पर आधारित है ये। नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीया, प्रथमा, पंचमी, चतुर्थी। तो दोस्तों, नियम पूर्वक विद्या स्वीकार करने पर वक्ता में पंचमी विभक्ति लगती है। एक सूत्र है संस्कृत का उपाध्यान्यवस, इसमें पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे सह उपाध्यायात अधीते, यानी वो उपाध्याय से सीखता है, तो उपाध्यायात में पंचमी विभक्ति है। अगला प्रश्न है कि संकलन त्रय के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? देश, पात्र एवं चरित्र चित्रण, काल, घटना। तो दोस्तों, संकलन त्रय के अंतर्गत जो है पात्र और चरित्र चित्रण ये सम्मिलित नहीं है। बाकी देश, काल और घटना, इन तीनों को ही संकलन त्रय कहा जाता है। और ये तीनों चीजें अगर निर्वहित हैं तो कहा जाता है कि ये इस नाटक में या इस एकांकी में या इस रचना में संकलन त्रय का निर्वाह हुआ है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 88 पूछ रहा है कि सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? वही सरस्वती पत्रिका जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी करते थे। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादन में सरस्वती पत्रिका खूब फूली फली। पूछ रहा है कि इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो दोस्तों, श्याम सुंदर दास चौथे विकल्प में दिए गए हैं, यही सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक थे। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण की अवधारणा किसकी है? भट्टलोल्लट, भट्टनायक, भरत मुनि, अभिनव गुप्त। तो दोस्तों, साधारणीकरण की जो अवधारणा है ये भट्टनायक की है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नहीं है? रसात्मक बोध के विविध रूप, सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, ये बोध है जो बोल लिख दिया गया है। साधारणी और व्यक्ति वैचित्रवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसलिए ये नहीं पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तो सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध, ये जो दूसरा विकल्प है ये गलत है, क्योंकि आचार्य शुक्ल का ये निबंध नहीं है सौंदर्य बोध और शिवत्व बोध। प्रश्न संख्या 91, प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है? विशस्व विस्मौषधम, प्रेम योगिनी, पाखंड विडंबन, चंद्रावली। तो दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक पाखंड विडंबन नहीं है, ये अनुदित नाटक है। बाकी विशस्व विस्मौषधम, प्रेम योगिनी और चंद्रावली ये सब अनुदित नाटक हैं। माफ कीजिएगा, पूछ रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक नहीं है, यानी अनुदित नाटक है। तो ये सब मौलिक नाटक हैं, बाकी यही पाखंड विडंबन ये अनुदित नाटक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया उपन्यास नहीं है? अर्धनारीश्वर, गोरा, निशिकांत, तट के बंधन। तो दोस्तों, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया उपन्यास, अब अर्धनारीश्वर इस पर चर्चा हो ही चुकी है, बहुत चर्चित उपन्यास है इनका। गोरा, निशिकांत, तट के बंधन, इन चार उपन्यासों में ये जो गोरा है दूसरा विकल्प, ये गोरा उपन्यास विष्णु प्रभाकर का नहीं है। अगला प्रश्न है कि उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा या प्रतीप। तो दोस्तों, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप या निषेध रहित आरोप रूपक अलंकार कहलाता है।
अगला प्रश्न है कि एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत, काव्यलिंग, अर्थांतर न्यास या अतिशयोक्ति। तो दोस्तों, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं। इस पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। ये गलत लिख दिया गया है, दृष्टांत। ये क्या है? दृष्टांत है दोस्तों, दृष्टांत। प्रश्न संख्या 95, डॉक्टर के आते ही वह चला गया। पंक्ति में वाक्य प्रकार बताइए। मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र संयुक्त वाक्य। तो दोस्तों, डॉक्टर के आते ही वह चला गया, इसमें एक ही कर्ता है और एक ही क्रिया है, इसलिए यह सरल वाक्य के अंतर्गत गिना जाएगा। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है कि किरातार्जुनीयम के प्रत्येक स्वर का प्रारंभ का पद है श्री, लक्ष्मी, गायत्री, शिव। तो दोस्तों, किरातार्जुनीयम एक अद्भुत रचना है। इसके प्रत्येक सर्ग का जो पहला पद है, यानी पहला शब्द है, वो है श्री। यानी प्रत्येक सर्ग का अंतिम प्रथम जो श्लोक है, उस प्रथम श्लोक में पहला पद श्री है। और इसी समय एक प्रश्न और देख लीजिए कि किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है। अंतिम पद दोस्तों लक्ष्मी है, और प्रथम पद, प्रत्येक सर्ग का प्रथम पद श्री है। तो कभी कभार अंतिम पद भी पूछा जाता है, तो अंतिम पद लक्ष्मी ध्यान में रखिए, और प्रथम पद जो है वो श्री ध्यान में रखिए, प्रत्येक सर्ग का। अगला प्रश्न है कि भास द्वारा रचित कुल नाटकों की संख्या कितनी है? 13, 18, 14, 8। तो दोस्तों, भास ने अपने जीवन काल में कुल 13 रचनाएं लिखी हैं, जो कि प्रमाणित हैं। अगला प्रश्न है कि तद्रूप का संधि विच्छेद क्या है? तद धन रूप, तत् धन रूप, तत धन रूप, तद धन रूप। यानी तीसरे और चौथे में विकल्प में हलंत नहीं है। तो दोस्तों, तद्रूप का जो संधि विच्छेद है वो है तत्, यानी हलंत है ता पे, धन रूप, तत्रूप। अगला प्रश्न है कि भरत शत्रुघ्न में कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व, द्विगु। तो दोस्तों, भारत शत्रुघ्न में इतरेतर द्वंद्व है। भारत शत्रुघ्न एक द्वंद्व का एक भेद है, इतरेतर द्वंद्व। तो भारत शत्रुघ्न में इतरेतर द्वंद्व है। जगति, जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? चतुर्थी विभक्ति बहुत बार पूछता है दोस्तों। जगत यानी जगत शब्द का रूप, सरिता का रूप, अस्मत् का, युष्मत् का, ये सारे रूप जरूर याद रखिए आप लोग। तो ये सारे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, इन पर जो केंद्रित रहते हैं, रूपों पर, धातु रूपों पर भी पूछे जाते हैं प्रश्न। तो जगति शब्द, जगत शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो दोस्तों, जगति जो है ये सप्तमी का है, सप्तमी एक वचन है ना, सप्तमी एक वचन का रूप है जगति। अगला प्रश्न है जटाभिस्तापसः में तृतीया विभक्ति का कारण है। जटाभिस्तापसः ये सूत्र है संस्कृत का, इसमें तृतीया विभक्ति का कारक है इत्थम भूत लक्षणे एनांग विकारः अकथितम च कर्णता। तो दोस्तों, जटाभिस्तापसः में वह जटाओं से तपस्वी है, इसमें तृतीया विभक्त इत्थम भूत लक्षणे इस सूत्र के कारण है। प्रश्न संख्या 101 पूछ रहा है कि सज्जनः पापात जुगुप्सते। एक बार फिर से देखिए, सज्जनः पापात जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप से घृणा करते थे, सज्जन पाप से घृणा करता है, सज्जन पाप से घृणा करेगा, सज्जन घृणा से पाप करता है।
तो दोस्तों सज्जन पापात जुगुप्सते, इसका हिंदी अनुवाद होगा सज्जन पाप से घृणा करता है, यानी दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? इंद्रवर्जा, वज्रा, दोहा, चौपाई, अरिल। तो दोस्तों दोहा, चौपाई, अरिल ये सब मात्रिक छंद हैं। इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, वंशस्थ, मालिनी ये सारे छंद वार्णिक छंदों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कथाकार कमलेश्वर की आत्मकथा है? सोना माटी, मेरी जीवन यात्रा, जलती हुई नदी, मेरी आत्म कहानी। तो दोस्तों कथाकार कमलेश्वर की आत्मकथा है जलती हुई नदी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जलती हुई नदी। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, सुमित्रानंदन पंत या नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो दोस्तों प्रगतिवाद को बैठे ठाले का धंधा कहने वाले लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने समीक्षा के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नामवर सिंह, सुमित्रानंदन पंत, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। तो दोस्तों समीक्षा के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन करने वाले हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रश्न संख्या 106, हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का श्री गणेश किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना पद्म सिंह शर्मा। पद्म सिंह शर्मा ने हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का श्री गणेश किया। अगला प्रश्न है कि भारतीय समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? भारतीय समीक्षा, ध्यान दीजिएगा, भारतीय समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? भरत मुनि, राजशेखर, आचार्य दंडी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों भारतीय समीक्षा के जनक राजशेखर माने जाते हैं। संस्कृत के विद्वान है राजशेखर। अगला प्रश्न है कि कार्य शब्द का तद्भव रूप है? काम, कार, कर्म, काज। तो दोस्तों कार्य शब्द का तद्भव रूप है काज। प्रतीप अलंकार के कुल कितने भेद होते हैं? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6, 5, 4, 2। तो दोस्तों प्रतीप अलंकार जो कि उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार माना जाता है, इसमें कुल 5 भेद बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 110, हिंदी की प्रथम यात्रा वृत्तांतकार कौन है? हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांतकार राहुल सांकृत्यायन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीराम शर्मा आचार्य, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर। तो दोस्तों हिंदी के प्रथम यात्रा वृत्तांतकार के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है। मेहदावल वगैरह इन्हीं की रचना है। निम्नलिखित में से कृष्णा सोबती की रचना नहीं है? गुड़िया भीतर गुड़िया, हम हसमत, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे। तो दोस्तों कृष्णा सोबती की रचनाओं में गुड़िया भीतर गुड़िया ये कृष्णा सोबती की रचना नहीं है। बाकी हम हसमत, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे ये सब कृष्णा सोबती की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि नाटक की भाषा को हास्य की भाषा कहने वाले लेखक हैं? नाटक की भाषा हास्य की भाषा है, ये कहने वाले लेखक हैं मुद्रा राक्षस, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों नाटक की भाषा को हास्य की भाषा कहने वाले विद्वानों में मुद्रा राक्षस का नाम आता है। मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है कि नरेंद्र मोहन द्वारा लिखित नाटक नहीं है? कहे कबीर सुनो भाई साधो, पूर्वार्ध, कलंदर, अभंग गाथा। तो दोस्तों नरेंद्र मोहन द्वारा लिखित नाटकों में पूछ रहा है कि लिखित नाटक नहीं है, कौन सा नाटक नरेंद्र मोहन का नहीं है? तो दोस्तों कहे कबीर सुनो भाई साधो ये भी नरेंद्र मोहन का नाटक है।
कलंदर भी इन्हीं का है, अभंग गाथा भी इन्हीं का है। तो देखा जाए तो ये दूसरा विकल्प जो है पूर्वार्ध नरेंद्र मोहन द्वारा लिखित नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि विद्यापति की नहीं है? नहीं है, नहीं पर ज्यादा ध्यान दिया करिए। पंचानन, दशावधान, राजशेखर, नव कवि शेखर। तो दोस्तों इन चार विकल्पों में देखा जाए तो जो तीसरा विकल्प है राजशेखर, राजशेखर विद्यापति की उपाधि नहीं है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, ये सारी इनकी उपाधियां हैं, लेकिन राजशेखर इनकी उपाधि नहीं है। अगला प्रश्न है कि बिहारी लाल को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा किसने दी? तो दोस्तों बिहारी लाल जो कि रीतिकाल के एक सुदृढ़ कवि कहे जाते हैं, प्रसिद्धतम कवि कहे जाते हैं, इनको पीयूष वर्षी मेघ की उपमा देने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राधाचरण गोस्वामी, आनंदीलाल शर्मा या प्रभुदयाल पांडे, चार विकल्प दिए गए हैं। तो दोस्तों इन चार विकल्पों में जो तीसरा विकल्प है, माफ कीजिए, जो दूसरा विकल्प है राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी ने ही बिहारी लाल को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी। अगला प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास में सर्वप्रथम पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन करने वाले विद्वान हैं। पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन हिंदी उपन्यास में सबसे पहले किसने किया? पांडे वेचन शर्मा उग्र, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट, अज्ञेय। तो दोस्तों हिंदी उपन्यास में सबसे पहले पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन करने वाले विद्वान लेखकों में पांडे बेचन शर्मा उग्र का नाम आता है। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने ही पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तन हिंदी उपन्यास में सबसे पहले किया। दोस्तों प्रश्न संख्या 118 प्रश्न पूछ रहा है कि राजेंद्र यादव ने प्रेत बोलते हैं उपन्यास को 1960 ईस्वी में किस शीर्षक से दोबारा प्रकाशित कराया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजेंद्र यादव की बड़ी चर्चित रचना है प्रेत बोलते हैं। इसको इन्होंने 1960 ईस्वी में इन्होंने सारा आकाश शीर्षक से दोस्तों प्रकाशित करवाया था। राजेंद्र यादव ने प्रेत बोलते हैं को इन्होंने 1960 में इसका शीर्षक चेंज करके सारा आकाश शीर्षक से इन्होंने प्रकाशित करवाया था। प्रश्न संख्या 119 पूछ रहा है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, उक्त कथन किसका है? जॉर्ज ग्रियर्सन, आनंदीलाल शर्मा, श्री राधाचरण गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं है, ये कथन कहने वाले द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन हैं, यानी यह पहला विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 120 निम्नलिखित में से किसे यौवन की रमणीयता का काव्य कहा जाता है? ध्यान दीजिए, किसे यौवन की रमणीयता का काव्य कहा जाता है? हालावादी काव्य को, छायावादी काव्य को, रीतिकालीन काव्य को, सूफी काव्य को? तो दोस्तों यौवन की रमणीयता का काव्य रीतिकालीन काव्य को कहा जाता है, यानी ये तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 121 पूछ रहा है कि रहीम दास की रचनाओं की खोज सबसे पहले किसने की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। रहीम दास की रचनाओं की खोज सबसे पहले किसने की? बीरबल ने, आचार्य शुक्ल ने, मायाशंकर याज्ञिक ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने? तो दोस्तों रहीम दास की रचनाओं की सबसे पहली खोज मायाशंकर याज्ञिक ने की, यानी ये तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न संख्या 122 पद्मावत में शैतान का प्रतीक पात्र है? अलाउद्दीन, हीरामन तोता, रत्नसेन, राघव चेतन? तो दोस्तों पद्मावत आप जानते हैं एक प्रतीकात्मक रचना है, इसके जो पात्र हैं वो सब प्रतीकात्मक हैं। तो इसमें शैतान का प्रतीक पात्र कौन सा है पूछ रहा है, तो राघव चेतन, ये चौथा विकल्प सही है। राघव चेतन पद्मावत में शैतान का प्रतीक पात्र है।
अगला प्रश्न है कि सुकवीन हूं कि कछु कृपा समुझ कवित्व को पंथ, यह पंक्ति किसकी है? चिंतामणि, केशव, भूषण, भिखारीदास। तो दोस्तों सुकवीन हूं कि कछु कृपा समुझ कविन को पंथ, यह पंक्ति भूषण की है, जो कि वीर रस के एकमात्र कवि कहे जाते हैं रीतिकाल के। इन्हीं की पंक्ति है कि सुकवीन हो कि कछु कृपा समुझ कविन को पंथ। प्रश्न संख्या 124, हिंदी में समस्या नाटक के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? यानी ऐसे नाटक जो समस्या प्रधान हैं, समस्या नाटक जो कहे जाते हैं, उनके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, जयशंकर प्रसाद या राम कुमार वर्मा। तो दोस्तों हिंदी में समस्या नाटक के जन्मदाता हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र हिंदी में समस्या नाटक के जन्मदाता, प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का जो अंतिम प्रश्न है वह है 125वां प्रश्न। हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी संग्रह है छाया, आकाशदीप, मानसरोवर, सामी कागज। तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जो प्रथम कहानी संग्रह है, ध्यान दीजिएगा हिंदी की पहली कहानी नहीं पूछी जा रही है, हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी संग्रह पूछा जा रहा है। हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी संग्रह है दोस्तों छाया। ये छाया जयशंकर प्रसाद की छाया है, जयशंकर प्रसाद जी की, और ये हिंदी की पहली ऐसी पुस्तक है जिसको आप हिंदी के पहले कहानी संग्रह के रूप में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुल 125 प्रश्न, जो कि बिल्कुल चुने हुए गुलदस्ते की भांति, जैसे गुलदस्ते में फूल चुन के लगाए जाते हैं, ठीक वैसे ही चुने हुए बिल्कुल प्रश्न थे, और लगभग हर एक टॉपिक से हमने कवर करने का प्रयास किया। बिल्कुल जो नवीनतम पैटर्न है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का, उसी आधार पर चुने हुए 125 प्रश्नों का ये टीजीटी पीजीटी का मॉडल पेपर आप लोगों के समक्ष था। और बने रहिए आप सभी इस चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों का।